नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं करदम रावल आप सबका यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के अंदर डेली करंट अफेयर्स आज आपके लिए लेके आया हूं। आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख है 15 जून 2018 फ्राइडे, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो किस तरह से हम आपके लिए क्या लेके आते हैं, तो देखिए हमने आपके लिए 9 सब्जेक्ट्स का वीडियो कोर्स डिजाइन किया है, 350 प्लस लेक्चर्स, और इसका टाइम पीरियड है 300 आवर्स। यहाँ पर 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके साथ दी जा रही है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। प्लस आपको दर महीने करंट अफेयर्स मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स मटेरियल। इसको आप 2019 की मेंस एग्जामिनेशन तक इसको एक्सेस कर पाओगे अनलिमिटेड टाइम, और आप जो है अनलिमिटेड टाइम रिवाइज भी कर पाओगे। कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन। जिस तरह से इस पेज के ऊपर लिखा है सारी चीजें। ये जो कोर्स है आपको 6000 रुपीज यानी कि 5999 रुपीज में मिल रहा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। और यहाँ पर हमारे साथ 2000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं इस कोर्स के अंदर। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 8 सब्जेक्ट्स और प्लस एथिक्स यानी कि 9 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं इसके साथ में। तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, 2 तरीके हैं यहाँ पर। एक तो है आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो 2 नंबर है वहां से आप कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रास्ता नंबर 2 ये है कि आप जो है हमारी वेबसाइट है www.upsciexams.com, वहां पर आप जाके रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और वहां पे आपकी असिस्टेंस और हेल्प के लिए हमने चैट विंडो भी प्रोवाइड की है। कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, 24/7 वहां पे चैट अवेलेबल है, तो आप वहां पर कम्युनिकेट वहां से भी कर सकते हैं। पहला जो करंट अफेयर निकल के आज के लिए आता है वो है समाज को रिलेटेड, सोसाइटी को रिलेटेड, कि यहाँ पर जो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ये बोलती है, जिसको कारा के नाम से जाना जाता है, CARA। तो ये नोडल बॉडी है अडॉप्शन जो होते हैं बच्चों के कंट्री के अंदर, उसके रिलेटेड। तो ये कहती है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप की मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं। तो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है, अ कपल containing a male and female above the age of 18 years, लास्ट एज कोई डिफाइन नहीं है यहाँ पर, लेकिन मिनिमम एज 18 years हो, और वो लोग जैसे एक शादीशुदा कपल, अ मैरिड कपल, अ मेल और फीमेल जिस तरह से शादी करके एक साथ रहते हैं उसी तरह से एक साथ रहे और एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे रहे। और जिस तरह के रिलेशन एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, हर तरह के रिलेशंस जो होते हैं इसमें अंदर फिजिकल रिलेशंस भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरह के रिलेशन के अंदर जो लोग रहते हैं लेकिन शादी नहीं की है इन लोगों ने, कोई भी हिंदू धर्म, सिख धर्म, कोई भी धर्म हो, एक भी धर्म के हिसाब से, कोई भी इवन लॉ के हिसाब से भी कोर्ट मैरिज भी इन्होंने नहीं किए हैं, बल्कि साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, और दे आर हैविंग अ फिजिकल रिलेशन टू। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स को बोलेंगे लिव इन रिलेशंस। तो यहाँ पे कारा बोलता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो लोग जो है बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। कारा कहता है कि सिंगल वुमन यानी कि एक कोई लेडी है जो सिंगल है, जिसकी शादी नहीं हुई या फिर डिवोर्स हो गया है या फिर विडो है, अगर वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है तो जी हाँ उन, या फिर शादी ही नहीं की है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि 3 कैटेगरी, अगर शादी नहीं की है, अगर डिवोर्स है या फिर विडो है, तो तीनों कैटेगरी में आने वाली वुमेन जो अकेली रहती है, जिनके साथी नहीं है यानी कि स्पाउस नहीं है, तो वो कोई भी जेंडर का चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, यानी कि बॉय और गर्ल, विच एवर शी वांट्स। तो यहाँ पे अगर एक इसी तरह से कोई मेल है, जैसे कि कोई मेल है या तो उन्होंने शादी नहीं की है, या फिर उनकी विडो है, वो उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, और या फिर उनकी शादी नहीं हुई है, या फिर विडो है, या फिर इसी तरह से इनका कोई डिवोर्स हो गया है। तो 3 कैटेगरी के अंदर अगर कोई मेल है तो ऐसा सिंगल मैन के लिए सिर्फ बॉय ही अडॉप्शन का ऑप्शन है, वो किसी गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, समाज और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। और अगर कोई शादीशुदा कपल है जो बच्चा लेना, अडॉप्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि पहली तो ये कि उन लोगों की जो मैरिड लाइफ है उस मैरिड लाइफ को 2 साल का टाइम पीरियड हो गया होना चाहिए। और यहाँ पे एक कैंडिडेट का क्राइटेरिया रखा गया है, जो कैंडिडेट
जो है जो अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो शादी है उनका 2 साल हो जाना चाहिए, फिजिकली वो लोग फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, मेंटली अलर्ट होने चाहिए और हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए कि जी भाई हम तो अडॉप्ट कर रहे हैं चाइल्ड। इससे उसको नीचा देखने का कोई ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए कि अरे यार हमको तो अडॉप्ट करना पड़ना है, नहीं, इनको एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी के लिए कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, किसी को अच्छी परवरिश देने के लिए हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 ये सारी चीजें बोलता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलता कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ये कोई क्राइम है या फिर कोई पाप है। तो 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कह दिया कि भाई जिन्होंने शादी नहीं की है लेकिन एडल्ट है और साथ में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। और उन तरह की जो फीमेल्स होती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, लिव इन रिलेशनशिप वाली लेडीज के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2015 भी आता है। तो यहाँ पर किस तरह से आता है, हिडन तरीके से आता है कि अगर कोई लेडी लिव इन रिलेशनशिप में किसी मर्द के साथ रहती है और वो मर्द जो है जैसे ही एक शादीशुदा कपल के बीच में फिजिकल रिलेशन होते हैं उसी तरह से अगर उन दोनों के बीच में भी रिलेशंस है पति पत्नी के लिए तरह ही फिजिकल रिलेशन भी है, तो वो अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती है तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 इसको यूज कर सकती है। तो यहां से ये इनडायरेक्ट वे के अंदर 2005 वाले एक्ट से मदद प्राप्त कर सकती है। तो दूसरा जो करंट अफेयर है, 3 बिलियन टन्स ऑफ आइस मेल्ट इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है आपको पता है कॉन्टिनेंट है, तो 1992 से लेके अब तक जो है यहाँ पे 3 बिलियन टन का आइस जो है वो मेल्ट हो चुका है और इससे जो समुद्र का लेवल है वो 7.5 मिलीमीटर बढ़ा है। तो ये बहुत ही खराब न्यूज है हम लोगों के लिए। तो अंटार्कटिका ने 84 बिलियन टन जो आइस है वो 1992 से लेकर 2011 के टाइम पीरियड तक यहाँ पर जो है लूज किया था, यानी कि मेल्ट किया था। और जो बाकी का है यानी कि 241 बिलियन टन का जो आइस है वो 2011 से 2017 के बीच में यानी कि 6 सालों के ही टाइम पीरियड में 84 बिलियन टन से 3 गुना ज्यादा इन्होंने 241 बिलियन यहाँ पर सिर्फ 6 साल के टाइम पीरियड में आइस मेल्ट कर दिया। तो आर्टिकल पेनिनसुला है जहां से फिंगर ऑफ लैंड दैट पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका the losses have risen from 7 billion to 33 billion tons annually। देखिए बहुत बड़ा फिगर है। आपको मैं पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। तो ये जो आपको व्हाइट एग्जैक्टली इस जो मैं आपको बॉर्डर बना रहा हूं उसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन है ये सारा का सारा जो है आइस है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मेल्ट कर रहा है, ये हॉट वाटर पॉइंट है, यहाँ पर मेल्टिंग शुरू है, यहाँ पर यानी कि हर ऐसे एंगल से मेल्टिंग अभी शुरू हो चुकी है। ये लैंड का पोर्शन है, तो ये जो है ये फॉरेस्ट कोल्ड फॉरेस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये मेल्टिंग गेट्स अबाउट जॉर्ज फोर विल्किंस। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो पहले फिर से टॉपिक के ऊपर आते हैं। बिकॉज द कॉज ऑफ मेल्टिंग आइस इन अंटार्कटिका इज वार्मर वाटर। तो वार्मर वाटर है, यही मेन रीजन है जिसके पीछे इतना सारा आइस मेल्ट हो रहा है। तो भाई वार्म वाटर जो है, तो ये वार्म वाटर कैसे जनरेट होता है? वार्म वाटर जो है जो ये जनरेट हो रहा है उसके पीछे का मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है? द बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इन 3 वजहों से यहाँ पर जो है इतना सारा मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। तो ये जो रिजल्ट्स है वो एक हमसे नए से स्टडी से है, एकदम फ्रेश रिजल्ट है। इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट है, इन्होंने ये हाल ही में ये जानकारी हमें दी है। उन्होंने काफी सारे ब्यौरे किए इस रीजन के और यहाँ पे काफी सारा मेजरमेंट, काफी टेक्निक्स, काफी इक्विपमेंट्स यूज किए। जो ग्लोबल टेम्परेचर है अगर इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता रहा आइस का तो 5 डिग्री सेल्सियस तक वर्ल्ड का जो एग्रीगेट टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और हम लोग को 3.5 मीटर का ग्लोबल सी वाटर राइज देखने को मिलेगा। यानी कि जो जमीनें हैं और कम होती चली जाएगी, 3.5 मीटर तक की यहाँ पर पानी की हमारी जमीन तक की जो सफर है वो नजदीकी आता जाएगा। और जो है हमें
जैसे जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा इस तरह से हमें और भी ज्यादा समस्याएं, तकलीफें और इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो भी स्टेप्स हम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसके ऊपर हमें वर्क करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज 15 जून है, मैंने आपको 13 जून को कहा था कि ट्री जो है वो हमारा बेटर हाफ ही है। हम जो एक्सेल करते हैं वो इनहेल करते हैं, वो जो इनहेल करते हैं वो हम एक्सेल करते हैं। तो एक दूसरे के साथ जो सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी की तरह ट्री के साथ मेंटेन करना चाहिए। 100 साल पहले यहाँ पर 1 बिलियन लोग थे, वो जो आज 8 बिलियन लोग हो चुके हैं, 7 टाइम इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है, ट्रीज को उगाने की जरूरत है और पॉल्यूशन को कम करने की। जो आज के सुबह के एडिटोरियल में भी हमने डीकंजंक्शन, जो एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल में, और जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल था एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, दोनों एडिटोरियल में एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली, पेड़ पौधों को पानी पाइए, पिलाइए, और आप जो है अपने आसपास के एरिया में अभी मॉनसून आने वाली है तो ट्री जो है उसको उगाने की कुछ ना कुछ कोशिश जरूर से करें। कई तरह के ऐसे ट्री होते हैं कि उसको सिर्फ 15-20 दिन उसकी टेक केयर करोगे तो बाद में मॉनसून के दौरान वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, फिर विंटर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से वो ग्रो हो पाएगा। तो अगर आप कहीं पर ऐसी फ्री स्पेस देखते हैं जहां पर ट्री पॉसिबल है, उग सकता है, तो वहां पर ऐसे एफर्ट जरूर से करिएगा। आपकी छोटी छोटी मदद से ही यहाँ पे बूंद बूंद से ही समुद्र बन जाएगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया है उसके रिगार्डिंग जो है आज का लास्ट करंट अफेयर है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शंस है वो तब तक नहीं हटाए जाएंगे जब तक वहां पर कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन नहीं हो जाएगा। तो जो टफ सेक्शंस है नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो लगाए गए हैं उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पी ने कहा है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है नॉर्थ कोरिया के व्यू पॉइंट के साथ हमारा, तो अभी हमने सुलह की है, कम्युनिकेट किया है, समिट हुई है लास्ट वीक, लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि यहाँ से कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन होने से पहले हम उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा लेंगे। क्योंकि पोम्पी ने ये कहा है कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया जो है उनका जो कोरियन पेनिनसुला के अंदर आवाजाही रहती है, अगर वो लोग एक्नॉलेज करके ये बताते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन हो गया है और अब सैंक्शंस हटा लीजिए, तो हम हटाएंगे। तो चाइना ने रीअफर्म्ड किया है कि भाई हाँ भाई यूएस सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये रिजोल्यूशन है उसको हम मानते हैं और ये जो मैकेनिज्म है उसको हम सपोर्ट करते हैं। जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी वी अग्री कि यहाँ पर कंसिडरेशन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी तरह से एट द सेम टाइम वी बिलीव नॉर्थ कोरियाज रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न शुड बी रिजॉल्व्ड। तो नॉर्थ कोरिया का जो सिक्योरिटी का कंसर्न है उसको भी रिजोल्व किया जाएगा कि उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक तरफ जो वो न्यूक्लियराइजेशन करने के लिए रेडी है तो वहां पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी जरूरी है। तो जैसे डीन्यूक्लियराइजेशन होता है सैंक्शंस हटने चाहिए और सिक्योरिटी नॉर्थ कोरिया को एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से दी जानी चाहिए। तो आज के करंट अफेयर्स के अंदर इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक के माध्यम से हमें जरूर से बताइए। कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर बता सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें जरूर से बताएं, हम 3 दिन के अंदर उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और थैंक यू दोस्तों, जय हिंद फॉर लर्निंग विथ अस। भारत माता की जय, वंदे मातरम।